वेलकम बैक ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे आज का जो पेपर हुआ था जेकेपी कांस्टेबल स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम जो सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको पढ़ाया उसके रिलेटेड यहाँ पे हम देखेंगे कैसा पेपर आया था एंड इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी आफ्टर 3 और 4 आवर्स आपकी आंसर की आएगी। एंड यू ऑल नो दैट जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं आंसर की से पहले ही यहाँ पे आपके सोल्यूशंस देता हूँ। नाउ देखिए, जब मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज का जो सेशन लाया था, वहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे 80 क्वेश्चंस, वो मैंने जेई एग्जाम्स के लाए थे। एंड बच्चे बोल रहे थे सर आपको पता नहीं है कहाँ से क्या पढ़ा रहे हो, क्वेश्चंस आप जेई के ला रहे हो, यहाँ पे कांस्टेबल के लिए हम पढ़ रहे हैं। बट जब आप इन क्वेश्चंस को सर्च करोगे ना, जो आज के क्वेश्चन आए हैं, 90% क्वेश्चन आर कॉपी पेस्टेड, सीधे कॉपी पेस्टेड हैं। कहाँ से लिए गए हैं? जेई एग्जाम से, जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम या फिर एएलपी से इन क्वेश्चंस को लिया गया है। डायरेक्ट जब आप नेट पे सर्च करोगे आपको ये सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक जो है वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। सो देखते हैं क्वेश्चंस को यहाँ पे। नाउ देखिए, फॉर एग्जाम्पल SMPS, देन ये वाला क्वेश्चन जो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है एंड बाकी जो सेक्शन है उसका आके सर एनालिसिस करेंगे। नाउ देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। SMPS इज लेस सेंसिटिव टू इनपुट वोल्टेज रेगुलेशन। बिल्कुल इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव हमने देखा था सेशन में ही या फिर लेक्चर्स में ही। इस टाइप का एक सेशन जो हमारे पास वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखा था रेस्पॉन्स टू लोड वेरिएशन इज फास्ट। एंड वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसमें जो लोड वेरिएशन के ऊपर जो रेस्पॉन्स होता है वो काफ़ी स्लो होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है SMPS इज लेस सेंसिटिव टू इनपुट वोल्टेज वेरिएशन, बिल्कुल सही, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे SMPS इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू जो रेक्टिफायर हमारे पास होते हैं, जब आप उनका साइज देखोगे एंड SMPS इज स्मॉलर हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑप्शन सी, दैट इज SMPS एज लो इनपुट रिपल। इसमें क्या होता है हमारे पास? हाई इनपुट रिपल। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्टर ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर। देखिए हमारे सिलेबस में क्या था? 3-फेज इंडक्शन मोटर, बट क्वेश्चन 1 फेज से भी आया है। बट अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे, बस आपके पास अगर आपको एक ऑप्शन वहां से आता, अगर आपने ध्यान से देखा होता, तब आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन में हिंट था, क्वेश्चन जो आप देखोगे पेपर बढ़िया था क्योंकि हाई लेवल का था, जेई का था क्योंकि सिलेबस भी ऑब्वियसली जेई का दिया था। तो क्वेश्चन भाई साहब कहाँ से लाएगा? कुछ लोग बोल रहे थे आप कहाँ से ये क्वेश्चन ला रहे हो, जेई के क्वेश्चन सारे जेई के हैं। बट ये जो क्वेश्चन है ना, 90% कॉपी पेस्टेड हैं जेई एग्जाम के। नाउ इनको आप सर्च भी कर सकते हो नेट पे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्टर ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर ट्रेवल्स एट, बताइए, हाईलाइट करके लिखाया था जब हमने वर्किंग देखी थी। वर्किंग में मैंने आपको कहा था सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड फ्रॉम जेई, यानी कि जिसको आप AIEEE भी बोलते हो, जेई का क्वेश्चन है, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, मैं नीट एंड जेई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। सो आप लेवल समझ सकते हो क्वेश्चन की। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई DC एमीटर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बेसिकली DC एमीटर होता है उसमें अगर आप देखोगे जो टार्क होती है, टार्क हमेशा रिवर्स होगी जब भी हमारे पास करंट, क्योंकि यू ऑल नो दैट AC में क्या होता है, जो करंट होती है वो कंटिन्यूसली या फिर पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है एंड टॉर्क भी उसके कारण क्या होती रहेगी? रिवर्स होगी। देयरफॉर जो एवरेज टॉर्क हमारे पास है दैट इज़ 0। देयरफॉर जो एवरेज वैल्यू ऑफ जो हमारे पास होगा, जो एवरेज वैल्यू हमारे पास होगा कंप्लीट साइकिल के ऊपर, दैट विल बी बेसिकली यहाँ पे 0। इसीलिए जो अल्टरनेटिंग करंट है कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे यहाँ से, नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऊपर हैं यहाँ पे, कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन। नाउ देखिए इन दो क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है दिस हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम रूल नंबर 49 जो हमने देखा था। इफ ए वायरिंग इन ए बिल्डिंग इज एज 2.4 किलोवाट लोड, यहाँ पे आपको वायरिंग दी गई है एंड आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे पास लोड है दैट इज एट 2.4 किलोवाट। व्हाट विल बी द परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस? आपको बेसिकली रेजिस्टेंस निकालनी है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ फॉर ए 240 वोल्ट सिस्टम ऑफ सप्लाई। नाउ
अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पहले हमारे पास यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, बेसिकली हमें यहाँ पे फुल लोड करंट निकालनी होती है जिसको हम IFL बोलते हैं। दैट इज़ बेसिकली जो आपके पास 2.4 किलो वाट आपको दिया गया है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे वाट्स में, दिस विल कम आउट टू बी 2400, यानी कि ऑन मल्टीप्लाइंग यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय आपके पास ये वाला वैल्यू कितना है 240। सो आपका वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 10 एम्पियर आएगा। बट अभी यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ से आपका लगता है इसमें रूल नंबर, काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका रूल नंबर 49 लगता है। जो मैंने आपको कहा था कि जो लीकेज करंट हमारे पास होता है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अगर आपको याद होगा, 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। सो वही हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि जो हमारे पास लीकेज करंट है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन फुल लोड करंट अपॉन 5000। यहाँ पे 5000 जो मैंने आपको बोला था, लीकेज करंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/5000 इंटू फुल लोड करंट हमारे पास। सो फुल लोड करंट का वैल्यू हमारे पास ऊपर कितना निकल के आया 10। लेट मी चेंज द कलर। कितना निकल के आया ऊपर 10, नीचे हमारे पास कितना वैल्यू है, दिस इज 5000। 0 और 0 गया, 1/5 हमारे पास होता है 0.2, बट यहाँ पे है 500, देयरफॉर दिस विल कम आउट टू बी 0.002। ये हमारे पास IL यहाँ पे निकल के आया, लीकेज करंट। नाउ इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें फाइनली निकालना है IR। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारे पास होगा वोल्टेज सप्लाई कितनी थी डिवाइड बाई लीकेज करंट। सो दिस विल बी सिंपली वोल्टेज हमारे पास 240 डिवाइड बाई लीकेज करंट 0.002। जब आप यहाँ से आंसर निकालोगे दिस विल कम आउट टू बी 120, फिर यहाँ से और 3 0। एंड जब इसको बेसिकली आप किस में कन्वर्ट करोगे, जब आप इसको मेगा ओम में कन्वर्ट करोगे दिस विल कम आउट टू बी 0.12 मेगा ओम। सो ये आपका आंसर यहाँ पे रहता है। सो 3 स्टेप्स में आपको न्यूमेरिकल करना था। बेसिकली हाई लेवल क्वेश्चन है, वही कर पाएगा जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ी होगी, वही इस क्वेश्चन को कर पाता। सो 0.12 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अ 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ 5% स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड रोटर इज। सिंपल सी इक्वेशन है, जो हमने आपको इक्वेशन दिखाई थी, न्यूमेरिकल नहीं दिखाया था क्योंकि कम टाइम मिला था। एंड आप लोग बोल भी रहे थे कि सर कम पढ़ाइए, वही टॉपिक पढ़ाइए जो सिलेबस में है। स्टिल हमने उससे बाहर भी पढ़ाया, बट जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए टाइम नहीं मिला। सो देखिए, जो हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज स्लिप इनटू हमारे पास स्टार्टर फ्रीक्वेंसी। जो ये इक्वेशन आपको बोली थी, यही इक्वेशन डायरेक्ट अगर आपको याद ही इक्वेशन होती अब डायरेक्टली आप इस न्यूमेरिकल को करते। सो 5% स्लिप, 5% हमारे पास कितना होता है, अच्छा स्लिप कितना हमें दिया गया है यहाँ पे 5%। सो 5% यहाँ पे आप लोगे 5% हमारे पास होगा 0.05 इंटू यहाँ पे FS, यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है 50। सो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 2.5, क्योंकि 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 आर 25। सो दिस विल कम आउट टू बी 2.5 हर्ट्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। सो ध्यान दीजिएगा 5% स्लिप एंड यहाँ पे 50 हर्ट्स आपको क्या दिया गया था, 50 हर्ट्स यहाँ पे बेसिकली आपको दिया गया था स्टार्टर फ्रीक्वेंसी, आपको रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन। सो आयोनोस्फेयर स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे। सिंपली आयोनोस्फेयर की अगर हम बात करें, सो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, अगर हम आयोनोस्फेयर की बात करें सो बेसिकली स्काई वेव प्रोपगेशन में आता है। सो स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्काई वेव में हमने देखा था लेस लॉस होते हैं, हाई रेंज यहाँ पे होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए। अच्छा इन क्वेश्चन पे आइए 76-77। द परमानेंट वायरिंग सिस्टम मोस्टली प्रेफर फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। ध्यान दीजिए, खाली रेजिडेंशियल नहीं पूछ रहा है। अगर रेजिडेंशियल पूछ रहा है तब इस क्वेश्चन के अलग आंसर बनते। ये पूछ रहा है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड साथ ही में बोल रहा है परमानेंट वायरिंग सिस्टम। सो अगर आप देखोगे यहीं से जो हमारा क्लीट होता है, क्लीट अगर आप देखोगे बताया था, क्लीट हमने पढ़ा था, कंड्यूट वायरिंग वगैरह पढ़ा था, बैटन वायरिंग हमने पढ़ा था। बेसिकली CTS एंड TRS जो है दीज आर हमारे पास, ये है बैटन वायरिंग के सिस्टम यहाँ पे या फिर टाइप्स। सो क्लीट जो हमारे पास होता है दिस इज टेम्परेरी,
ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी वायरिंग सिस्टम। एंड जनरली कहाँ पे, जब हमारे पास फंक्शंस वगैरह होती हैं, ये भी बात बोली थी, फंक्शंस वगैरह में हमारे पास क्लीट यूज़ होता है। सो जहाँ पे भी आपको 3 दिखे, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता है, जहाँ पे भी आपको 3 दिखेगा वो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, जहाँ पे भी आपको 3 दिखे। सो 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट होगा। सो CTS, TRS कंड्यूट को हम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, एंड आजकल ज़्यादातर हम कंड्यूट को प्रेफर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइन फ्रॉम द ग्राउंड अक्रॉस द रोड। बट ध्यान देना है आपको, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है अक्रॉस द रोड। अगर आप देखोगे ये वाली कंडीशन, पैरेलल टू रोड नहीं, अक्रॉस दी रोड आपसे पूछ रहा है। एंड शायद ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। नाउ अगर आप देखोगे हमारे पास एक तो होती थी लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज, फिर हमारे पास हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्रॉसिंग के लिए ही मैं यहाँ पे आपको डेटा बोलूँगा, जो हमने क्रॉसिंग के लिए डेटा पढ़ा था। लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज के केस में हमने बोला था आपको 19 फीट, एंड हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा वोल्टेज के केस में मैंने आपको बोला था 20 फीट। जब आप 20 फीट को कन्वर्ट करोगे, यानी कि यू विल डिवाइड इट बाय 3.28 या फिर 3.128, दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली आपका 6.1 मीटर। सो 6.1 मीटर आपका आंसर होगा डायरेक्ट। ये हमने IE रूल्स में देखा है, डायरेक्ट आप देख सकते हो। 20 फीट मैंने बोला है, वहाँ पे मैंने आपको बोला भी था इसका कन्वर्जन आप करोगे, एंड वहाँ पे मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया था कैसे आप करोगे। Next question here, 3-phase induction motor. If the supply voltage of a 3-phase induction motor is increased twice, then the torque is, जो मैंने आपको टॉर्क की इक्वेशन बोली थी, मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन अगर आपको याद होगा 3/2ns इंटू V² अपॉन x2। जो x2 हमारे पास है, ये क्या है, रिएक्टेंस। ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंस। कौन सी रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस। सो आपसे टाउ मैक्स एंड यहाँ पे V की रिलेशन पूछ रहा है। सिंपली अगर आप देखोगे T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², EMF बोलो या फिर वोल्टेज आप बोलो T, या फिर T जो हमारे पास है इट इज़ टॉर्क, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। ये क्या बोल रहा है, इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए 3-phase इंडक्शन इज इंक्रीज ट्वाइस, सप्लाई वोल्टेज को हमने डबल किया। सो इट वाज इनिशियली T एंड यहाँ से V था, अब ये हमारा T' है जो कि हमें निकालना है, एंड इसको क्या किया गया है, डबल, यानी कि 2V²। आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ईजिली। सो जब आप इसको खोलोगे, दिस विल बी V² अपॉन 4V², V² एंड V² आपका गया यहाँ से, यहाँ पे आपका बचा 1/4, यहाँ से आपका T अपॉन T' बचा। जब आप T' को निकालोगे, आप इसको इधर लोगे, T' विल बी आपका 4T। सो बेसिकली जो हमारे पास टॉर्क होगा वो कितने टाइम से इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही किया है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट, एट स्टार्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट अबाउट इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जब भी हमारे पास स्टार्ट होता है, उस केस में हमारे पास क्या होती है, जो स्पीड हमारे पास होती है एट स्टार्ट, दैट इज़ 0, एंड स्लिप की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ 1। स्लिप जो हमारे पास होता है दैट इज़ 1, स्पीड 0, स्लिप 1। सो 1 एंड 3 हमारा, सो 1 एंड 3 हमारा करेक्ट रहेगा, 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में भी अगर आपको एक ऑप्शन पता होता, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एवरीबडी नोस इट इज़ दी बेसिकली एप्लीकेशन किसका, EMI का। सो बेसिकली 1 का क्या बनेगा हमारे पास, 1 का बनेगा 2। सो एक ही ऑप्शन हमारे पास है, 1 के लिए क्या बन रहा है, किधर गया, वेट ए सेकंड। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे पास है, इट इज़ दी एप्लीकेशन 1। अच्छा 1 किधर है, 1 के लिए हमारे पास बनेगा 2। हाँ 1 के लिए हमारे पास, ये 1 के लिए हमारे पास बनेगा 2, क्योंकि ये 1 है, छोटा वाला 1। इस 1 के लिए हमारे पास बिल्कुल लेंज़ेस लॉ हमने देखा। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है, लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट इंड्यूस्ड EMF की वो बात करता है। इंड्यूस्ड EMF यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात कर रहा है। सो ये 2 ऑप्शन ही आपको मैच कराने थे, आपका काम यहाँ पे बन जाता। अच्छा, फिर जो हमारे पास हाई परमेबिलिटी है, सो ईजिली मैग्नेटाइज्ड। जो हमारे पास रिलक्टेंस होता है, ये हमने नहीं देखा था बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। सो रिलक्टेंस की अगर हम बात करें, रिलक्टेंस जो हमारे पास होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारे पास रिलक्टेंस होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी हमारे पास। सो बट अगर आपको, क्योंकि लेंज़ेस लॉ हमने देखा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, परमेबिलिटी हमने देखी, अगर आपको कोई सा भी एक इनमें से आता, आप इजीली क्वेश्चन को कर पाते। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन नहीं।
सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए 1 फेज इंडक्शन मोटर आपके सिलेबस में नहीं था, 3 फेज। बस यहाँ से भी अगर आपको एक ही ऑप्शन पता होता कि हमने 3 फेज इंडक्शन की अलग अलग चीज़ें पढ़ी, सो हमेशा जो एफिशिएंसी होगी हमारे पास, एफिशिएंसी 3 फेज यानी कि 3 फेज इंडक्शन की नीड ही इसलिए है क्योंकि इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है जिससे सिंगल फेज से, जो आप इंडक्शन मोटर सिंपली क्लास 10th में पढ़ते हो, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी है। सो अगर आपको एक ही ऑप्शन पता होता आप क्वेश्चन को कर पाते। देखिए ऑल ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। देखिए एफिशिएंसी ऑफ 1 फेज इंडक्शन मोटर इज़ मोर, सो यहीं पे आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन गया, एंड इस ऑप्शन से ये ऑप्शन भी आपका गया। नाउ अगर आप देखोगे जो हमारे पास पावर होगा किसका, इसमें बेसिकली सभी चीज़ें, अगर आप इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी सो इसमें जो पावर हमारे पास होगा, पावर क्या होगा, या फिर पावर फैक्टर इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हाई होगा। सो ये बेसिकली आप देख सकते थे इसमें। सो द पावर फैक्टर ऑफ ए 1 फेज इंडक्शन मोटर इज हाई, नहीं, क्योंकि पावर भी इसी में हाई है, या फिर पावर फैक्टर भी हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर में हाई है। देन 1 फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस लो स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल 1 फेज इंडक्शन मोटर जो हमारे पास होता है ये लो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू 3 फेज। 3 फेज में स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो भी हाई होगा एज कम्पेयर टू 1 फेज, इसमें जो पावर होगा वो भी हाई होगा एज कम्पेयर टू 1 फेज। सो ऑप्शन बी ही यहाँ पे हमारा करेक्ट रहता है। बाकी 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे रॉन्ग थे, एंड बाकी क्वेश्चन जो हैं ये आपको आकिब सर कवर कराएंगे क्योंकि उन्होंने बाकी पोर्शन आपका पढ़ाया हुआ है। एंड रेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने मेंशन किया था उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने नहीं पूछे हैं। सो आई होप आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो बन गए होंगे, बट स्टिल पेपर लेवल की अगर मैं बात करूँगा काफ़ी हाई लेवल का पेपर, एंड स्पेशली जो सेक्शन मैंने आपको पढ़ा है यहाँ से बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ने इस टाइप की लेवल आपको पढ़ाई होगी, क्योंकि हार्डली 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस ने इसका बैच लगाया था किसका, टेलीकम्युनिकेशन का। सो थैंक यू ऑल।